नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या कोई जो न्यायालय होता है यानी जो कोर्ट होता है, जो शव होता है जिसको पहले से दफनाया जा चुका है, जिसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है, ठीक है, क्या उसको खोदने का या उसको बाहर निकालने का कोर्ट परमिशन दे सकता है या फिर किसी विशेष परिस्थिति में दे सकता है? आखिर क्या ऐसा रीजन है, किस प्रावधान के तहत दे सकता है? यानी कोर्ट को पावर कहाँ से मिलता है, वो पावर कहाँ से मिलता है जहाँ पर कोर्ट जो शव होता है उसको खोदने का या बाहर निकालने का अधिकार, मतलब जो आदेश होता है, जो निर्देश होता है कोर्ट द्वारा दिया जाता है, वो किस कानून के तहत दिया जाता है? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं या आप कॉमन मैन हैं, तो आप सभी लोग के लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में खासतौर पर इस चैनल पर हम ऐसे लीगल टॉपिक पर डिस्कस करते रहते हैं और इस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, जिसमें बड़े बड़े जो लॉ विशेषज्ञ होते हैं उनके जो राय होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, ठीक है, उनके राय क्या वो राय अपनी देते हैं, क्या उनका ओपिनियन होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें कुछ जजमेंट के बारे में भी बात करेंगे और आराम से डिस्कस करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चूँकि आज छुट्टी का दिन है, तो आज छुट्टी का दिन है, इसलिए आराम से बात करेंगे। ऐसा मुझे भी कहीं केस की प्रिपेयरिंग नहीं करना है, ठीक है, तो आराम से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। आप लोग बिल्कुल समय निकाल के बात इस वीडियो को चलाइए और देखिए, आराम से देखिए, और पक्का आप लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीख लेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहम्मद लतीफ़ मंगरे बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर 2022 का मामले में यह तय किया था, क्या संविधान के अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के तहत गरिमा का अधिकार यानी राइट ऑफ डिग्निटी केवल जीवित व्यक्ति तक सीमित है या मृत्यु के बाद भी लागू होगा? ये जो जम्मू एंड कश्मीर, ये जो मामला है, मोहम्मद लतीफ़ मंगरे बनाम केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू एंड कश्मीर 2022 का जजमेंट है, जिसमें कहा गया था कि जो आर्टिकल 21 है यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, मतलब राइट टू लाइफ के तहत गरिमा, मतलब जो लाइफ की जो गरिमा होता है, गरिमा का जो अधिकार होता है, राइट टू डिग्निटी होती है, क्या व्यक्ति के जीवित रहने तक ही उसकी वो मतलब काम करता है या इंसान के मरने के बाद में भी वो लागू होता है? मरने के बाद भी उसका जो शव होता है उसकी भी सुरक्षा करता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने। यह मामला सरकारी अधिकारियों द्वारा मृतक के शव को परिवार को सौंपने से इनकार करने, क्या होता है, जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने जो मृतक था उसके परिवार को शव सौंपने से मतलब देने से, देखिए क्या हुआ, इनकार करने और उसे धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दफनाने के अधिकार से जोड़ा था। किससे जोड़ा था? जो मृतक था उसके परिवार को शव को सौंपने और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करने के मामले से जुड़ा हुआ था। आइए देखते हैं क्या हुआ इस पर। अदालत ने इस फैसले में दफनाए गए शव को बाहर निकालने के कानूनी प्रावधान, धार्मिक अधिकारों, रिलीजियस राइट, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर और मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट की सीमा के गहराई से विश्लेषण किया। जब विश्लेषण किया गया यानी उस पर विचार किया गया, तो किन किन बातों को ध्यान रखा गया? राइट ऑफ रिलीजियस या रिलीजियस राइट, पब्लिक ऑर्डर और साथ में फंडामेंटल राइट, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट द्वारा विश्लेषण किया गया, यानी कि विचार किया गया था। अब आगे बढ़ने से पहले जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है ना, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, जानते हैं, जिसमें राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, मतलब अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा का अधिकार क्या मिलता है कि नहीं मिलता, इस पर थोड़ा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि गरिमा का अधिकार
यानी राइट टू डिग्निटी केवल जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि या मृत्यु के बाद भी बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसके बाद में जो राइट टू डिग्निटी होता है ना, उस पे भी वो उसके मरने के बाद में भी उस चीज को कायम रखता है, जो आर्टिकल 21 है। क्योंकि आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि जो मोर्चरी डिपार्टमेंट होता है, जो मुर्दा घर होता है, शवगृह होता है, वहाँ पे बहुत से सारे ऐसे मतलब क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, वहाँ पे काम करने वाला स्टाफ पकड़ा जाता है जो उनके साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हुए। तो वहाँ पे कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त है, क्योंकि मरने के बाद भी उनकी गरिमा होती है, क्योंकि उनकी जो वो डेड बॉडी होती है ना, उनके साथ में उनका नाम जुड़ा होता है, उनका एक कैरेक्टर जुड़ा होता है उस बॉडी के साथ में, और उनका एक कैरेक्टर जुड़ा होता है, उनका एक पहचान जुड़ा होता है। तो मरने के बाद में भले उनकी डेड बॉडी, अगर किसी की डेथ हो जाती है उसके साथ कुछ गलत किया जाता है, तो ये नहीं कहेगा कि कोई नहीं कहेगा कि डेड बॉडी के साथ किया गया, सब लोग कहेंगे फलाने के डेड बॉडी के साथ किया गया था। तो मतलब उसके नाम जो होते हैं, जो उनकी गरिमा होती है, उस पर ठेस जरूर पहुंचता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि गरिमा का अधिकार केवल जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद भी लागू रहता है। आगे बढ़ते हैं। पंडित परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा पूर्ण व्यवहार का व्यवहार का अधिकार मृतकों को भी प्राप्त होता है। आश्रय अधिकार अभियान बनाम भारत संघ 2002 का ये फैसला है। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि बेघर मृतकों को भी गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार है। जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास परिवार नहीं है, उनको भी गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार है। रामजी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009 मामले में कहा गया था कि मृत शरीर को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो जीवित व्यक्ति को मिलता है। मोहम्मद लतीफ मंगरे मामले में कोर्ट ने माना कि शव को परिवार को सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन इतनी देर बाद शव को निकालने की मांग को व्यवहारिक नहीं माना जा सकता है। इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसमें ऐसे बहुत से सारे जजमेंट और एग्जाम्पल आपको सुनने के लिए मिलेंगे। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आगे भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगे, जजमेंट के साथ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जजमेंट मैंने सामने रख रखा है, काफी रिसर्च करके मैंने सारी इकट्ठा किया है। तो इससे क्या होगा, आपको एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी मिलता रहेगा, ताकि आपको अगर कहीं डाउट लगे तो उस जजमेंट को आप गूगल पे या कहीं से भी आप उसको सर्च करके अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मेरे तरफ से नहीं है, जो एक्चुअल में कानून है वो चीज़ बता रहा हूँ। और आगे अभी तक अगर आप लोग बने हुए हैं तो आशा करता हूँ लास्ट तक भी बने रहेंगे और बहुत कुछ सीख कर जाएंगे इस वीडियो से। तो साथ में इसमें यह भी कहा गया कि देखिए, एक लंबे समय के बाद जो शव को निकालने का जो चीज़ होता है, अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उसकी बात अलग है, लेकिन इतना मतलब वो क्या परिस्थिति थी उस जिसमें क्या कहते हैं निकालने की बात कही गई। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो परिवार, मृतक का परिवार होता है, उसको जो शव होता है उसको सौंपना चाहिए, उसमें कोई देरी नहीं करना चाहिए, एज पॉसिबल सौंप देनी चाहिए। शव निकालने से अब थोड़ा जानते हैं। अब हमने आर्टिकल 21 क्या कहता है, यानी जो भारतीय संविधान है का अनुच्छेद 21 है वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है, वो हमने जान लिया। अब जानते हैं कि जो शव निकालने से संबंधित जो कानून होता है ना, मतलब अगर कोई दफनाया हुआ है तो वो क्या है। कोर्ट ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176(3) का विश्लेषण किया, जो कि अपराध की जांच यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए शव को निकालने की अनुमति देता है। जो सीआरपीसी की धारा 176(3) है, वो शव को, दफनाए हुए शव को निकालने के लिए अनुमति देता है, वो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब हत्या, जहरीला पदार्थ
वो परिस्थिति क्या है जिस आधार पर दिया? जब हत्या है वो जहरीला पदार्थ या संदिग्ध मृत्यु सस्पिशियस डेथ का संदेह हो तब शव निकाला जा सकता है, लेकिन यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या है? कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। कहाँ पे डिपेंड करता है? कोई मौलिक अधिकार नहीं है भाई अब शव को निकालना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। कोई नहीं कह सकता है मेरा मौलिक अधिकार है। ये क्या है? जो जज होते हैं, जो कोर्ट होता है, उसके क्या कहते हैं, जो विवेकाधिकार होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। कोर्ट ने अमेरिकी केस पेटिग्रो बनाम पेटिग्रो 1904 और योम बनाम गोरमैन 1926 का भी हवाला दिया। जब उसके लिए कोई ठोस कारण हो, ठोस कारण एक बहुत बड़ी चीज है, रीजन होना चाहिए काहे निकाला जा रहा है तो निकाला जा सकता है। देखिए, धार्मिक अधिकार बनाम लोक व्यवस्था एक बहुत बड़ी चीज है। अब इस पे थोड़ा हम फोकस करते हैं। कोर्ट ने धार्मिक अधिकारों और लोक व्यवस्था के बीच में संतुलन पर विचार किया। गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1984 के मामले में कहा गया था कि अनुच्छेद 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के तहत धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। जिसको एक बार दोबारा समझिए, क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। क्या अधीन है? फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आर्टिकल 25। कोर्ट ने मोहम्मद हमीद बनाम बड़ी मस्जिद ट्रस्ट 2011 के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि इस्लामी कानून के अनुसार दफनाए गए शव को बिना उचित कारण के नहीं निकाला जा सकता है। बिना उचित कारण के नहीं निकाला जा सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि कब्र को खोदना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है और इनसे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। मतलब ये बात बिल्कुल सही है, किसी दफनाए हुए शव को खोदना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, क्योंकि लोग जब दफनाते हैं बड़ी श्रद्धा से, बड़े धार्मिक निष्ठानों को करते हुए, आप क्रियाक्रम करते हुए करते हैं, तो उनको ठेस पहुंचेगा। तो जब तक कोई सफिशिएंट कॉज ना हो, मतलब कोई ठोस रीजन ना हो, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, आदेश नहीं दिया जा सकता है। और ये सारी चीजें कहाँ किसके ऊपर छोड़ा गया है? कोर्ट के, मतलब जो कोर्ट होता है उसके विवेकाधिकार पर छोड़ा गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और नीति, अब थोड़ा इस पर फोकस करते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा खंड में बांट के करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। कोर्ट ने इस मामले में सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ से जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान दिया। विनीत रुइया बनाम स्वास्थ्य मंत्रालय 2020 में कहा गया था कि महामारी के दौरान धार्मिक प्रथाओं पर स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस जजमेंट में क्या कहा गया था? जैसे कि जो कोरोना चल रहा था, 2020 में कोरोना ही चल रहा था 2019 से, तो तो एक जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जो माने कोर्ट ने दिया था, उसमें कहा था कि अगर व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाए, जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कभी कभार जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो धार्मिक भावनाएं होती हैं, उन पर थोड़ा रोक लगाया जा सकता है। क्योंकि कोरोना के टाइम में भाई लोगों को लाश नहीं दे रहे थे, क्योंकि अगर वो घर लेके जाएंगे तो चूंकि वो वायरस था तो वो फैलता, तो काफ़ी लोग उससे बीमार भी हो रहे थे, तो लोगों की जान का खतरा था। इसलिए वहाँ पे इस चीज़ को, मतलब जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है, उसको कुछ हद तक सस्पेंड कर दिया गया था। कोर्ट ने भी माना कि 9 महीने बाद शव निकालना व्यवहारिक नहीं है। कोर्ट ने क्या माना? 9 महीने बाद शव को निकालना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से सड़ चुका होगा। आनंदी साइमन बनाम तमिलनाडु राज्य 2021 एक जजमेंट और देखिए। देखिए एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, यानी आपको ऐसे जजमेंट की भरमार है
और बिल्कुल अगर आपको डाउट है जाइए जजमेंट को और वहाँ पे चेकआउट कीजिए और वेरीफाई कीजिए। सब कुछ बाकायदा, इसमें गलत कुछ भी नहीं बताया जा रहा, ये चीज़ बताया जा रहा जो आपकी लाइफ में यूजेबल चीज़ है। आनंदी साइमन बनाम तमिलनाडु राज्य 2021 के मामले में कहा गया था कि भारत में शव निकालने मतलब के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है। भारत में शव को दफनाए हुए शव को निकालने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है, इसलिए सरकार को इस पर कानून बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार को किया जाना चाहिए, कानून बनाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अनुच्छेद 136 के तहत न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 136 क्या कहता है, एक बार इस पर भी डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 136 के तहत अपनी सीमित भूमिका को स्पष्ट किया। प्रीतम सिंह बनाम राज 1950 और हेमराज बनाम अजमेर राज 1954 में कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 136 का उपयोग केवल गंभीर अन्याय होने पर किया जाना चाहिए। कब किया जाना चाहिए? कभी गंभीर अन्याय होता है तो वहां पे किया जाना चाहिए आर्टिकल 136 का। कोर्ट ने PSR सदानथम बनाम अरुणाचलम 1980 के मामले का हवाला देते हुए कहा कि विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटीशन SLP केवल अपवादात्मक मामलों में स्वीकार की जानी चाहिए, जिस पर कोई बहुत ज्यादा अपवाद हो। अब थोड़ा बात करते हैं कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन क्या निकला मतलब इस पूरा हमने पढ़ने के बाद डिस्कस क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शव निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, ठीक है, लेकिन मृतक के परिवार को कब्र पर धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी। कोर्ट ने पाया कि शव को पहले ही गरिमा के साथ दफनाया जा चुका है, इसलिए अब इसे निकालना व्यवहारिक नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया। जिस मृतक के लाश को दोबारा निकाला गया था इस केस में, तो उसमें यह कहा गया कि चूंकि परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको 5 लाख रुपया दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो परिवार है उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा, इसलिए पहुंचा क्योंकि उन्होंने एक काफी धार्मिक अनुष्ठानों के हिसाब से, धार्मिक क्रियाक्रम के अनुसार से लाश को एक बार दफना चुके हैं। दोबारा निकालना, दोबारा दफनाना एक बहुत बड़ी बात है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के धार्मिक अधिकार, रिलीजियस राइट और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार यानी डिग्निटी ऑफ बुरियल का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य से ऊपर नहीं है। किससे? लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, और जो स्वास्थ्य है यानी जो हेल्थ है उससे ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि भारत सरकार को शव निकालने से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट कानून बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में दिशा निर्देश उपलब्ध हो सके। मोहम्मद लतीफ मगरे मामला यह दर्शाता है कि अदालत को मौखिक अधिकार यानी मौखिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट और सार्वजनिक हित पब्लिक इंटरेस्ट के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है। किसके? मौलिक अधिकार और जो क्या कहते हैं सार्वजनिक हित होता है, उनके बीच में क्या करते हैं? एक संतुलन स्थापित करना होता है कोर्ट को। यह फैसला 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए किया गया था। पहला था गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार और दूसरा था मौलिक अधिकार का हिस्सा, ठीक है। और दूसरा लोक अधिकार व्यवस्था, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ के अधीन है। यह फैसला न केवल दोस्तों ये जो फैसला है न केवल संवैधानिक अधिकारों को परिभाषित करता है, बल्कि सरकार को इस विषय पर एक स्पष्ट कानून
बनाने का दिशा निर्देश या मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जितने भी जानकार हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अगर शव को निकालने से मतलब दफनाए हुए शव को वापस बाहर निकालने के लिए अगर ऐसे कोई परिस्थिति का सामना करते हैं तो इन ऐसे जो जजमेंट बताए गए हैं आप लोगों को, इनको आप समझ सकते हैं और एक्चुअल में समझ सकते हैं कि एक्चुअल में है क्या। बड़ी सारे कन्फ्यूजन होंगे, जजमेंट भी इसमें बताया गया, जजमेंट को आप ईयर भी बताया गया, नाम भी बताया गया, टाइटल, तो इसको जाकर आप चेकआउट करके इसको समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जो वकील साहब द्वारा बताया गया था वो सही था या गलत था। ठीक है, मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।